कभी सोचा है कि पार्क में एक झूला आगे पीछे कैसे जाता है, या गिटार का तार छेड़ने पर उसमें से संगीत कैसे निकलता है? ये सब और ऐसी ही बहुत सारी चीजें एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करती हैं, और वो है दोलन यानी ऑसिलेशंस। ये एक ऐसी गति है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाती है, और आज के इस सेशन में हम इसी के पीछे की पूरी फिजिक्स को समझने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि बार बार दोहराई जाने वाली गति क्या होती है। फिर दोलनों को डिस्क्राइब करने के लिए जो खास शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें सीखेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम को डिटेल में जानेंगे, और फिर देखेंगे कि इसमें एनर्जी कैसे काम करती है, और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सारे मेन फॉर्मूलाज हमें याद हो जाएं। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, दोहराई जाने वाली गति। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, पर यहीं एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अंतर छिपा है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। हर दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी मोशन खुद को दोहराती है, इसलिए वो आवर्ती यानी पीरियोडिक होती है। लेकिन इसका उल्टा हमेशा सच नहीं होता। जैसे हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, ये एक आवर्ती गति है क्योंकि हर साल ये अपना चक्कर पूरा करती है। पर क्या ये किसी एक पॉइंट के आगे पीछे हो रही है? नहीं। तो ये पीरियोडिक तो है पर ऑसिलेटरी नहीं है। अच्छा, अब जब हम दोलन को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए अब इसकी भाषा सीखते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैब्युलरी होती है, वैसे ही फिजिक्स में ऑसिलेशंस को समझने और समझाने के लिए कुछ खास टर्म्स हैं। पहला और सबसे जरूरी शब्द है आवर्तकाल, जिसे हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। ये बस वो समय है जो किसी भी वस्तु को एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। मान लीजिए कोई झूला है, तो उसे आगे जाकर वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आने में जितना भी टाइम लगा, बस वही उसका आवर्तकाल है। दूसरा शब्द है आवृत्ति, जिसे हम न्यू वी से दिखाते हैं। ये हमें बताता है कि एक सेकंड में कितने दोलन या ऑसिलेशंस पूरे हो रहे हैं। एक तरह से ये दोलन की तेजी को मापता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, उतनी ही तेजी से गति दोहराई जाएगी। और ये दोनों यानी आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर उल्टे तरीके से। जरा सोचिए, ये तो कॉमन सेंस है ना? अगर एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लग रहा है, मतलब आवर्तकाल ज्यादा है, तो जाहिर है कि एक सेकंड में कम चक्कर पूरे होंगे, यानी आवृत्ति कम होगी। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे अपने दिल की धड़कन। एक एवरेज ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में करीब 75 बार धड़कता है। अगर इसे हम पर सेकंड में निकालें तो ये हुआ 1.25 बीट्स पर सेकंड। यही इसकी आवृत्ति है, 1.25 हर्ट्ज। और इसका आवर्तकाल, बस 1 को 1.25 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें मिलता है 0.8 सेकंड। इसका मतलब है कि हर धड़कन को पूरा होने में 0.8 सेकंड लगते हैं। तो अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं, तो हम तैयार हैं इस चैप्टर के हीरो से मिलने के लिए सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, या शॉर्ट में एसएचएम। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये नेचर में पाए जाने वाले ऑसिलेशंस का सबसे सिंपल और सबसे कॉमन फॉर्म है। तो एसएचएम में ऐसा क्या खास है? इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी गति बहुत ही स्मूथ और रिदमिक होती है, ठीक एक लहर की तरह। मैथ्स की भाषा में कहें तो इसका जो विस्थापन है वो टाइम के साथ एक साइन या कोसाइन ग्राफ को फॉलो करता है। और ये जो इक्वेशन है x ऑफ t इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डीएनए है। पहली नज़र में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर घबराइए मत। चलिए इसके हर एक हिस्से को तोड़कर समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहले है a यानी आयाम या एम्पलीट्यूड। ये बस बताता है कि कोई चीज़ अपनी बीच की पोजीशन से ज्यादा कितनी दूर तक जाती है। फिर है ओमेगा यानी कोणीय आवृत्ति, जो ये तय करती है कि ऑसिलेशन कितना तेज या धीमा है। और आखिर में है फाई यानी कला नियतांक। ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमें बताता है कि जब हमने टाइम गिनना शुरू किया तब वो वस्तु अपनी गति में कहाँ थी। ये एसएचएम को समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है।
कल्पना कीजिए कि कोई चीज एक गोल चक्कर में कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है और हम साइड से उस पर टॉर्च की रोशनी डाल रहे हैं। दीवार पर जो उसकी परछाई बनेगी वो एक सीधी लाइन में आगे पीछे जाएगी। बस उस परछाई की जो गति है वही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये दिखाता है कि SHM असल में सर्कुलर मोशन का ही एक प्रोजेक्शन है। तो हमने गति को डिस्क्राइब करना तो सीख लिया, पर सवाल ये है कि ये गति हो क्यों रही है? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? कौन से बल और त्वरण इसके लिए जिम्मेदार हैं? आइए अब इसकी डायनेमिक्स को समझते हैं। अब बात करते हैं वेग की। झूले वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। झूले की स्पीड सबसे ज्यादा कब होती है? ठीक बीच में, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर रहा होता है। और किनारों पर, जहां वो अपनी डायरेक्शन बदलने वाला होता है, वहां वो एक पल के लिए रुकता है, मतलब वेग 0 हो जाता है। ये इक्वेशन हमें ठीक यही बात बताती है। और अब त्वरण, ये जो संबंध है a of t equals माइनस ओमेगा स्क्वायर x, यही SHM की असली पहचान है। ये हमें दो बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली कि त्वरण हमेशा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब वो हमेशा सेंटर की तरफ खींचता है। और दूसरी कि आप सेंटर से जितना दूर जाएंगे ये खिंचाव उतना ही मजबूत होता जाएगा। और देखिए, जहां त्वरण है वहां बल तो होगा ही। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। जब हम त्वरण की इक्वेशन को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है F = -kx। इसी को हम हुक का नियम कहते हैं। ये K बताता है कि स्प्रिंग कितनी सख्त है, और ये बल ही वो प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स है जो हमेशा वस्तु को उसकी आराम वाली स्थिति में वापस लाने की कोशिश करता है। तो हमने गति और बल को समझ लिया है। अब चलिए SHM को एक और नजरिए से देखते हैं, एनर्जी के नजरिए से। किसी भी मोशन में एनर्जी शामिल होती है और SHM में एनर्जी का ये लेन देन बहुत ही दिलचस्प है। SHM में एनर्जी दो रूपों में रहती है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जब वो वस्तु चलती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी बस इन्हीं दो रूपों के बीच बदलती रहती है। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है, भले ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लगातार एक दूसरे में बदल रही हों, उनका जो जोड़ है यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एनर्जी ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, बस अपना रूप बदलती है। ये ऊर्जा संरक्षण का एक शानदार उदाहरण है। ये ग्राफ इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, जब झूला सबसे ऊंचे पॉइंट पर होता है वहां वो एक पल के लिए रुकता है। सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है, और जैसे ही वो नीचे आता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। और बीच में जहां स्पीड सबसे ज्यादा है वहां सारी एनर्जी काइनेटिक होती है, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और SHM का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक सिंपल पेंडुलम। छोटे एंगल्स के लिए ये लगभग SHM की तरह ही बिहेव करता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका आवर्तकाल सिर्फ धागे की लंबाई L और गुरुत्वाकर्षण G पर डिपेंड करता है। मतलब आप चाहे एक हल्का पंख लटका दें या एक भारी लोहे की गेंद, अगर लंबाई बराबर है तो दोनों को एक चक्कर पूरा करने में ठीक बराबर समय लगेगा। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए उन सभी जरूरी फॉर्मूलाज पर एक नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन गाइड है। तो ये है वो मेन इक्वेशंस जो हमने आज सीखी हैं। विस्थापन का समीकरण जो गति को डिस्क्राइब करता है, त्वरण का नियम जो बताता है कि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, हुक का बल नियम, कुल ऊर्जा जो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, और आखिर में सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल। ये समीकरण ही दोलनों की पूरी फिजिक्स की नींव हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। हमने सीखा कि एक आइडियल पेंडुलम का आवर्तकाल उसके आयाम पर निर्भर नहीं करता, मतलब उसे हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए। तो फिर असल जिंदगी में झूले आखिरकार रुक क्यों जाते हैं? इसका जवाब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छुपा है जिसे डैम्पिंग कहते हैं, जो हमें बताता है कि असल दुनिया हमारी आइडियल फिजिक्स से थोड़ी अलग क्यों होती है। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।